बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। डॉक्टर्स के खदशात दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं। कोरोना के केसेस में हर रोज बेशबहा इजाफा होता जा रहा है। अमवात की शरह भी बढ़ रही है, अस्पताल भर गए हैं और शायद वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी एक मसला भी बनती जा रही है। ये तमाम बातें वो हैं जो 2 हफ्ते कबल मीडिया पर डॉक्टर्स ने आकर बता दी थी और हुकूमत को खबरदार किया था कि लॉकडाउन में नरमी की सूरत में हालात बेकाबू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसको खुदा के लिए लाइट ना लिया जाए। ना हमारे पास सलाहियत है टू बी ऑनेस्ट, ना कैपेसिटी है इतनी ज़्यादा कि हम इसको डील कर सकें। जिस तरह हालात चल रहे हैं हमें ये बहुत मुश्किल होगी। वी विल हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन द कमिंग डेज। हमारे पास बेड्स नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए। हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं। अगर ये मरीज अचानक बढ़ गया, मर्ज बढ़ा जैसे बढ़ता नजर आ रहा है, हमारे पास तो अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। मगर उस वक्त हुकूमत के अनऑफिशियल तर्जुमान जनाब डॉक्टर शहबाज गिल ने इन्हें सियासत करने का ताना दिया और इन्हें मौका परस्त कहा। जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। इन हालात में हुकूमत की कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही। केसेस बढ़ने के साथ साथ लॉकडाउन में नरमी करना और कारोबार खोलना इस जानिब इशारा कर रहा है कि क्या हुकूमत हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को कोरोना पर अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हुकूमत कोरोना को खुला छोड़ दे और इसका शिकार होकर जो अपनी कुव्वत मदाफित के जोर पर बच जाए वो बच जाए और जो हलाक होता है वो हलाक हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत से ममालिक में ज़ेर बहस है, लेकिन हमारे यहाँ हुकूमत के इक़दाम को देखते हुए यही लगता है कि शायद उनका रुझान भी इसी तरफ है। क्योंकि वबा को पाकिस्तान में आए 2 माह गुजर गए, लेकिन हमारी हुकूमत किसी एक फैसले पर मुत्तफिक ना हो सकी। बहसें चल निकली कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फ़र्क होता है। कर्फ्यू और लॉकडाउन की नई नई तशरीहात बनाई गई। बहस अगले मरहले में दाखिल हुई तो फैसला हुआ कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। लॉकडाउन करना है तो किस हद तक करना है, कब लॉकडाउन में नरमी करनी है, किन सनतों को इजाज़त देनी है। मुल्क के चारों कोनों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए 4 तरह की हिकमत अमली दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि मरकज़ में भी पॉलिसी एक नज़र नहीं आती। कभी कहा जाता है कि हमने पहले केस के आते ही एक्शन लिया और इसका ऐलान कर दिया था और बरवक्त लॉकडाउन कर दिया था। कभी कहा जाता है नहीं, लॉकडाउन का ऐलान अशराफिया ने करवाया। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। हमारा लॉकडाउन कामयाब क्यों हुआ अब तक? जितना भी हुआ है, कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं अलाउड, कोई क्रिकेट मैचेस कैंसिल किए, 23 मार्च की परेड कैंसिल की, स्कूलें, शादियां, शॉपिंग मॉल्स वो बंद कर दिए। यानी जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिए और वो बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। इसका जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या दिया, ये भी सुन लें। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये साजिश है। पहले हमने वुहान को बंद किया, फिर वुहान के बाद हमने इटली को बंद किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ईरान को बंद किया। ईरान को बंद करने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम कराची को भी और सिंध को भी बंद करें। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि पंजाब में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में जहां पीटीआई का हुकूमत है कि वहां वो इक़दाम उठाया जाए ताकि अपने अवाम का ज़िंदगी और सेहत को तहफ़्फ़ुज़ हो। साजिश अगर है ना पीटीआई के खिलाफ, वो पीटीआई की तरफ से साजिश है, कोई और साजिश उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं।
जहां आज वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और उनके नताइज पर इजहार इत्मीनान किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात और पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया और इमदादी कामों में शफाफियत पर भी सवाल उठा दिए। समाअत के दौरान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान ताउन न होने की वजह मरकज में बैठे लोगों का मुतकब्बिराना रवैया है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत की इन्हीं मुबहम पॉलिसियों और कागजी इक़दामात से कोरोना पाकिस्तान में कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है? और इसकी एक और परेशान कुन मिसाल जनाब असद उमर का ये बयान भी है। मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे मुवाजना दिखाना चाहता था कि पिछले, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 दिन के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, यानी एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान का ही में एक औसत महीना कि पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है, क्योंकि जो उसकी ना होने का, जो माशरे को, जो इंसानी ज़िंदगी को जो उसकी कीमत है वो उससे ज़्यादा है कि ये जो ख़तरा मोल लिया जाता है। इसका जवाब यह है जनाब असद उमर साहब कि रोड एक्सीडेंट एक हादसा होता है जिसकी रोकथाम के लिए तरीके मौजूद होते हैं। पेंडेमिक यानी वबा का कोई इलाज नहीं होता, ये कंटेजियस होती है, यानी मरीज से डॉक्टर्स को और डॉक्टर से उसके घर वालों को ये मर्ज फैल सकता है। लाखों लोग इससे मुतासर हो सकते हैं और हो रहे हैं। आपका पूरा हेल्थ सिस्टम इसकी वजह से खुदा न खास्ता कोलैप्स कर सकता है। यह भी याद रखिए कि इस किस्म की बातें और मिसालें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी दिया करते थे और आज कोरोना से अमरीका दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। अमरीका में अब तक 69,000 अमवात हो चुकी हैं और 1 मिलियन से ज़ायद अफराद इससे मुतासर हैं। यही एक बुनियादी मसला है, इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ मैं करा देता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, तर्जुमानी हैं सिंध हुकूमत के, सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम में। हमायूं अख्तर खान साहब मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तलाल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा प्रोग्राम में सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब को शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर फुरकान का इंसिडेंट हुआ, इस तरह से कीमती जान का ज़िया हुआ कराची के अंदर, हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ इस हवाले से क्लियर है। वज़ीर आला कह चुके हैं कि वो इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद थी वेंटिलेटर्स की, लेकिन क्या वजह है कि वेंटिलेटर्स की मौजूदगी के बावजूद डॉक्टर फुरकान किसी रेलेवेंट हॉस्पिटल में नहीं जा पाए और उन जो एम्बुलेंस थी वो ने लेकर फिरती रही? प्रॉब्लम क्या रहा है, इस हवाले से इस पर बात करेंगे हम प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब से, जो कि वसी तजर्बा रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ हम सब के लिए बड़ा तकलीफ़देह है। अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था, मरहूम डॉक्टर फुरकान साहब की जो अहलियाँ थी वो भी बहुत नेचुरल बात है, इतना बड़ा उनके लिए सानहा है, वो डिस्टर्ब थी, लेकिन जो बातें वो बता रही थी वो तो बड़ी तकलीफ़देह हैं। तो हमने ज़रा इस क्राइसिस के अंदर से कुछ हल भी निकालने की कोशिश करना है। तो प्रोफेसर ज़रा फरमाइएगा, ऐसी सूरत हाल में कोशिश तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या हो जाना चाहिए था या क्या होना चाहिए था कि कल का वाक़या ना होता? जी थैंक यू मुनीब। ये इंतहाई गम और दुख की कैफियत में एज अ फ्रेटर्निटी, फुरकान से 1 साल जूनियर थे और बड़े अच्छे इंसान थे। आई नो हिम एट अ पर्सनल लेवल। तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है और बड़ा ट्रेजिक लॉस है पूरे कौम का। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। आई थिंक इस ट्रेजिडी में हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं और हमें मिन हैसुल कौम कुछ फैसले करने होंगे और देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे मसाइल क्या हैं। ये जिस चीज़ की हम प्राइस पे करें ये आज की करनी नहीं है, ये 70 साल की हमारी जो पुअर मैनेजमेंट, पुअर इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है। अभी सवाल ये है कि इसमें 3 मैं पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहता हूँ एज ए पब्लिक हेल्थ पर्सन। एक ये कि दुनिया भर में जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं वहाँ पे एक कम्युनिकेशन का निज़ाम होता है
और आजकल के ज़माने में तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि डैशबोर्ड्स बन जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे इस कोविड को ही अगर हम एक अपॉर्चुनिटी बना लें तो हर जगह पे हमें एक डैशबोर्ड होना चाहिए जिसमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, हर हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं और हर बेड्स में हर हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटेड बेड्स हैं और एट अ गिवन टाइम वो कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और कितने खाली हैं और कितने वेंटिलेटेड बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और कितने खाली हैं। और वो मिनट टू मिनट एक आदमी उस हॉस्पिटल का जिम्मेदार उसको अपडेट करता रहे, जो एक सेंट्रल रजिस्ट्री में डेटा जाए, जो कि मैं और आप कोई भी आदमी, अब चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो हम सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, वो उसको डैशबोर्ड को देखें। और ख़ास तौर पे जो एम्बुलेंस सर्विसेज के पास इसका एक्सेस होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ देखें ये जब पेशेंट डिसैचुरेट करने लगते हैं ना, जब लंग्स में ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती, तो ये मिनटों का मामला होता है, ये घंटों की बात नहीं होती, इट इज अ मैटर ऑफ मिनट्स एक्चुअली। और अगर वो मिनट्स में वो बंदा सेफ जगह पे पहुंच गया तब तो वो बच सकता है, अगर वो नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट इस सारी ट्रेजेडी से ये है कि हम खुदा के वास्ते सिस्टम्स बनाएं और इन सारी चीज़ों को डैशबोर्ड्स की फॉर्म में और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की फॉर्म में ये हर एम्बुलेंस ड्राइवर को, हर आदमी को, इवन मुझे ऑनलाइन पता होना चाहिए कि अगर मैं घर पे देखता हूँ कि मेरा कोई लव्ड वन को वेंटिलेटर की जरूरत है तो मैं उसको कहाँ ले जा सकता हूँ। ये शुड बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट डेटा अवेलेबल ऑनलाइन ऑन वन ऑफ द वेबसाइट। ये तो पहला पॉइंट मेरा ये है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए हमने अपने डॉक्टर्स को बिल्कुल नहींता और नंगा छोड़ दिया है। ये बात मैं 6 हफ्ते से रो के चीख के हर फोरम पे मैं कह चुका हूँ कि खुदा के वास्ते अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करें। डॉक्टर साहब एक रेडियोलॉजिस्ट थे, लेकिन कोरोना के मरीज के फेस पे नहीं लिखा होता कि वो कोरोना का मरीज है। तो एवरी डॉक्टर वर्किंग इन एनी कैपेसिटी इन एनी हेल्थ केयर सिस्टम नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड नीड्स टू बी गिवन प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर। एक और जो ट्रेजेडी है वो ये कि खुदा के वास्ते इस मर्ज को स्टिग्मेटाइज ना करें। मैंने उनकी एक रिकॉर्डिंग सुनी उनकी नीस के उनके साथ, और उनको ये डर था कि अगर वो जाते हैं अस्पताल और मोहल्ले वालों को पता चलता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो खुदा के वास्ते ये कोई मर्ज है, कोई अछूत नहीं है, कोई काफिर नहीं हो गया कि वो हमने जो एक्चुअल अपने एक्शन से पेशेंट्स को हंट करके पेशेंट्स के घर जाके उनको स्टिग्मेटाइज करके, ठीक है, मतलब हमने इसको तबाहकुन कर दिया है। मतलब मैं कहता हूँ मेरे कौम मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए कि हमारी कौम में इस तरह की चीजें हो रही हैं। फॉर गॉड सेक ये इन लोगों को इज्जत दें, ये मरीज हैं, इनसे मोहब्बत करें। सही। और मैं आखिरी बात एज डॉक्टर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपके फ्रंट लाइन सोल्जर्स नहीं रहेंगे तो हम आगे कहीं नहीं जा सकते। कल को चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक सोल्जर हो, अगर कोई बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास आएगा। और अगर हमने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हम सब इसका खमियाजा भुगतेंगे। तो खुदा के वास्ते इस पे फोकस करें, तमाम सूबाइयत, इलाकाइयत, बिल्कुल ठीक, सियासत को छोड़ के हमें इस पे फोकस करना। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी था। डॉक्टर फुरकान, आप उनको जानते भी थे और जो उनके साथ हुआ एक कीमती जान का ज़या हुआ, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। मैं मुर्तज़ा साहब आपके पास सबसे पहले आऊँगा। अब ज़ाहिर बात है एक कैंपेन स्टार्ट हो जाए, लुक्स ऑफ इट जो कम से कम पता चल रहा है कि कसीर तादाद मौजूद थी, एम्बुलेंस उन्हें नहीं ले जा सकी, बट एक वाक़या हो गया जो कि मेरे ख्याल में आई ओपनर है सबके लिए। ये कैपेसिटी बिल्डिंग की जहाँ तक बात है, मैं क्योंकि ब्रीफली इस पे आपसे आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा, ये हो सकता है कि इस क्राइसिस से भी ये डेवलप हो जाए किसी तरह से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी सजेस्ट किया कि डैशबोर्ड्स बन जाते हैं, एम्बुलेंसेज को भी पता होना चाहिए या सेंट्रलाइज कम से कम सिस्टम होना चाहिए कि अगर ऐसी हालत में कोई पेशेंट जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है पता हो, कोई प्रोटोकॉल हो कि उस पेशेंट को कहाँ ले जाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, मैं डॉक्टर साहब की तमाम बातों से इत्तफाक करता हूँ। ये बात कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, मैं 100% इस बात को एंडोर्स करता हूँ। बाकी दूसरी उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात की कि हमें डीमोनाइज नहीं करना इस बीमारी को। जो बीमार हमारे हैं उनको हमें डीमोनाइज नहीं करा, हमें उनको अपनाने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता ये लोग कोई अछूत नहीं है। मैं इस बात से भी 100% इत्तफाक करता हूँ। इसके लिए हम सबको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो बातें मीडिया पर की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, मैं उसको सिर्फ करेक्ट करना चाहूँगा कि जो परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि वेंट अवेलेबल नहीं थे, ये बात गलत है। सिंध के अंदर 283 वेंटिलेटर मशीन्स हैं जो कि कोरोना स्पेसिफिक पेशेंट के लिए मुख्तस की गई हैं।
डिफरेंट अस्पतालों में। ठीक है। डॉक्टर साहब के हवाले से, डॉक्टर फुरकान के हवाले से कुछ मुतजाद बयानियाँ आ रहा है, कुछ बयान जो डॉक्टर्स के हवाले से आ रहा है, कुछ उनकी नीड्स का स्टेटमेंट आ रहा है। जो एम्बुलेंस के हमने कोऑर्डिनेट चेक किए कि एम्बुलेंस किस जगह गई, किस टाइम पर गई, उन तमाम चीज़ों को एसरटेन करने के लिए आज वज़ीर आला सिंध ने सुबह मीटिंग की थी इस मामले पर, और उनको भी बड़ा अफसोस हुआ इस वाक़े के ऊपर, और उन्हें एक इंक्वायरी तश्कील दे दी। अगले 24 से 48 घंटे में उस इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग आ जाएंगी। वो फाइंडिंग हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। हैविंग सेड दैट, मुझे डॉक्टर साहब की फैमिली के साथ बेपनाह अफसोस है, मुझे मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ बेपनाह अफसोस है। मैं उनको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट के एंड पर कोई गलती है तो हम उस गलती का अदराक करेंगे ताकि आइंदा किसी और डॉक्टर के साथ इस तरह की चीज़ ना हो। बट अगर लेट से इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, कुछ और इश्यूज हैं, तो मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूंगा कि इसको ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करें, ताकि जिस तरह हम कहते हैं ये बीमारी डिमोनाइज ना हो, उसी तरीके से मैं ये गुजारिश करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं इन पेशेंट को डील करने के लिए वो डिमोनाइज ना हो। मुर्तज़ा साहब, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने इसीलिए इब्तिदा में भी कहा था क्योंकि ये हुकूमत का रिस्पांस, सिंध हुकूमत का रिस्पांस आ गया था कि एक कसीर तादाद मौजूद है वेंटिलेटर्स की, कोविड स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए मौजूद है। इसीलिए मैंने कहा कि, और मैंने जिस तरह आपने बताया, इनफैक्ट आई वाज वेल अवेयर कि वज़ीर आला ने ऑलरेडी उसकी इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दिया है। इशू यहाँ पर यही है कि अनफॉर्चुनेटली ये कितना बड़ा क्राइसिस है, लेकिन उसके ऊपर सियासत हुई है, सियासी बयानात आए हैं, लेकिन कम अज़ कम जो कल वाक़या हुआ उस पर तो ये दिल दहला देने वाला वाक़या था। ये किसी के साथ भी हो सकता है। कम अज़ कम इस क्राइसिस से कोई या ये सानेहा हो गया, इसके बाद कम अज़ कम कोई बेहतरी आ सकती है इससे। एक सिर्फ कथा कलामी मार्क एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे डैशबोर्ड के हवाले से। गवर्नमेंट अपना डैशबोर्ड बना चुकी है, वो डैशबोर्ड अवेलेबल है हमारे पास ऑन आवर फोन, ऑन आवर कंप्यूटर्स। तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कितने वेंट्स हैं, कितने अंडर यूज हैं, कितने एचडीयूज हैं, कितने पेशेंट होम आइसोलेशन में, कितने अस्पताल में, कितने गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम टेक्नोलॉजी को हम बरूए कार ला रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कल से कोई गलती हुई है, मिसहैप हुआ है, उसको हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। और अगर गलती हमारे एंड पे है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह गलती से सीखेंगे और चीज़ों को फ्यूचर मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। हमायूं साहब, मैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब यह अस खुद नोटिस चल रहा है, जनाब चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच है। अब वहाँ पर जो बातें सामने आई हैं, जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया या मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फरमाया, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। बार बार हुकूमत, आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने अपनी तरफ से किया है, इस हवाले से जो भी पॉलिसी मुरतब की है, जो कुछ भी किया है, लेकिन जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो तो समझते हैं कि जो कुछ हुआ है वो कागज़ के ऊपर है। उन्हें रिलीफ वर्क के ऊपर भी ये रिजर्वेशन है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल है। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि पॉलिसी के अंदर यकसुई नहीं है, एक पॉलिसी नहीं है। और ये तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दिया कि जो वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो शायद 25 किलोमीटर के रेडियस के है। ये वेकअप कॉल हो सकता है वफाकी हुकूमत के लिए? और इंतहाई काबिल एहतराम जज हजरात के ये रिमार्क्स हैं, या आई डोंट नो उन्होंने कुछ रिटर्न दिया है कि नहीं दिया इस सिलसिले में, लेकिन मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क भी इस पेंडेमिक के लिए पूरे तैयार नहीं। जो दुनिया का अमीर तरीन और सबसे बड़ी इकॉनमी है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, विच इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसमें लाखों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 65-70 हज़ार लोग फौत हो चुके हैं। हमने, अब मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे क्या किया। पाकिस्तान ने जितने भी इदारे थे और जो भी गवर्नमेंट्स थी, उनको एक टेबल पे लाए एनसीसी के ज़रिए और एनसीओसी के ज़रिए। पाकिस्तान की तवज्जो हुई कि हमने सबसे पहले जानों को बचाना है, और उसके बाद जो इकोनॉमिकली हार्डशिप के अंदर लोग हैं, जिनकी नौकरियां चली गई, डेली वेजेस या इनफॉर्मल सेक्टर के, उन तक हमने या पैसे पहुंचाने हैं या खुराक पहुंचानी है। नंबर 2, हमने अपनी जो कैपेसिटी है हेल्थ केयर सिस्टम की, वो बढ़ानी है। इस वक्त पूरे दुनिया में पाकिस्तान के
जहाज हेल्थ केयर का सामान प्रोक्योर करने के लिए फिर रहे हैं, जिसमें आपको मालूम है कि वेंटिलेटर्स भी वाफर मकदार में तादाद में शामिल हैं। नंबर 3 चीज़ हमने अपने कारोबार भी बचाने हैं। देखें, कारोबार चाहे वो खोखा हो, इनफॉर्मल सेक्टर का ताजर की दुकान हो या एसएमई हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, ये बचेंगे तो जब ये पेंडेमिक खत्म होगा तो इनको हम जिंदा करेंगे और ये सारे लोगों को दोबारा नौकरियां मुहैया करेंगे। ये तरजीहात हमारी बड़ी वाज़ेह हैं। सर, ये जो जितनी बातें आप फरमा रहे हैं ये तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने पेश की गई, लेकिन वो इससे मुतमईन नजर नहीं आते। वो बार बार एक ही बात पर फोकस करते हैं कि आपकी या मेरी वफाकी हुकूमत को जो इंडिया है वो तो ये है कि इट शुड लीड बाय एग्जाम्पल, लेकिन वो पॉलिसी के अंदर यकसुई नहीं है, कोई यूनानिमिटी नहीं नजर आती। इसके ऊपर बार बार मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का कंसर्न था। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा मैं दोबारा आपसे इस हवाले से बात करूँगा। तलहा चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ इस हवाले से लेंगे क्योंकि कंसर्न रहा है और आज भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इसके ऊपर बात की है। यहाँ तक कि जो सामान ख़रीदा गया है, जो प्रोक्योरमेंट हुई है, उसके हवाले से उसकी शफाफियत के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। तलहा चौधरी साहब, आज सुओ मोटो नोटिस तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है। हुकूमत ने जो बातें अभी हुमायूं अख्तर खान साहब फरमा रहे थे, यही बातें अदालत के सामने भी रखी गई हैं, सूबों की तरफ से भी रखी गई हैं। अदालत को मौजूद अदालत ने न सिर्फ वफाक बल्कि सूबों की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठाया है, या कम अज़ कम पॉलिसी की यकसुई या पॉलिसी में यकसुई ना होने पर सवाल उठाया है। और एक बात जो कि बहुत अहम है, वो मैं पहले भी कर चुका हूँ अब भी, कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। अगर इस आर्गूमेंट को देखा जाए तो ये तो बहुत से PTI के हमारे दोस्त भी इस हवाले से कहते हैं कि नहीं, वफाक की तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो इख्तियार है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद तक रह गया है, 18वीं तरमीम के बाद कोई इख्तियार नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में पॉलिसी में यकसुई कहाँ से आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पॉलिसी में यकसुई के लिए जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का आधार है उसका नाम है पार्लियामेंट। नैब भी चल रही है, नादरा भी चल रहा है, FIA भी चल रही है। मेहरबानी का फरमाए और वो पार्लियामेंट को भी चला दे। पार्लियामेंट में भी कोई ये डिस्कशन होनी चाहिए। पार्लियामेंट ही से ही कोई कलेक्टिव विजडम जो है वो सामने आ सकता है और रोजमर्रा के जो मसाइल हैं और उसका जो हल है वहां से आ सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पार्लियामेंट का इजलास हो। मैं यानी तकरीबन पाकिस्तान में हर शोबे में कोई ना कोई आधी चीजें चल रही हैं, मगर पार्लियामेंट चलाना क्यों नहीं चला रहे इसका कोई जवाब नहीं है। कम से कम हमें यही बता दें कि पार्लियामेंट का इजलास ना बनाने में क्या वजह है। अच्छा, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, ये एक वजह है और यकसुई पॉलिसी के अंदर वहाँ से आ सकती है। मुर्तज़ा साहब, मुझे आप क्योंकि एक बैरिस्टर भी हैं, मैं अगर आपसे ज़रा डायरेक्टली एक पूछ पाऊँ तो आर यू अलार्म्ड बाय व्हाट द ऑनरेबल जस्टिसेस हैव सेड टुडे, या जो उनके रिमार्क्स थे, बिकॉज वो बड़ा कंसर्न है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे लिए भी, कि जो उन्होंने बातें पॉइंट आउट की हैं, आपको कोई चीज़ स्ट्राइक करती है किसी जगह पर, या यू फील कि ये जो अदम इत्मीनान का इजहार है मौजूद चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और मौजूद जज साहिबान की तरफ से, ये नॉर्मल है और वो अभी तक चाह रहे हैं कि पॉलिसी में यकसुई हो, लेकिन वो यकसुई कहीं नज़र नहीं आ रही? मैं बैक़ायदा कानून के तालिब इल्म के इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। जैसे इस आज की हेयरिंग का तफसीली फैसला आ जाएगा तो तब मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई हतमी राय इस्टेब्लिश करना आसान होगी, क्योंकि जो TV पर चीज़ें रिपोर्ट होती हैं वो एट टाइम जब आप जजमेंट पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं होती। तो मेरे लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है इस मामले के ऊपर कोई हतमी राय देना, बिकॉज आई हैव नॉट सीन the written order of the court at the end। ठीक है, ये जो पॉलिसी में यकसुई ना होने की बात है, ये को पहली दफ़ा नहीं है। मौजूद जज साहिबान पहले भी कह चुके हैं कि पॉलिसी में यकसुई नहीं है, बल्कि आज तो उन्होंने ये फरमा दिया कि अगर एक हफ्ते तक कोई हमें इस हवाले से ना हो तो शायद वो को अबूरी हुक्म भी जारी कर सकते हैं इस हवाले से। ये यकसुई कहाँ से आएगी जी पॉलिसी के अंदर, अगर मैं आपसे ही पूछ पाऊँ तो? देखिए, यकसुई तो बिल्कुल नहीं है, इस बात से मैं इत्तेफाक करूँगा। अब यकसुई इसलिए नहीं है कि एक मुतज़ाद बयानिया है।
वफाकी हुकूमत में बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुख्तलिफ बयानिया है जिसमें वो कहते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि लॉकडाउन अशराफिया ने लगा दिया, बट दूसरी तरफ वो खुद कहते हैं कि लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात हुए हैं। अगर आप वफाकी काबीना पर नज़र डालते हैं तो असद उमर साहब खुद लॉकडाउन की एक्सटेंशन का फैसला करते हैं और फिर दूसरे सांस में कहते हैं कि इकोनॉमी को भी चलाने की ज़रूरत है और हमें सोचने की ज़रूरत है। एक बड़ा मैं समझता हूँ गलत मवाजना उन्होंने ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोरोना के साथ कर लिया। तो फिर अगर आप सूबाई हुकूमतों की तरफ जाते हैं तो पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हों, वो लॉकडाउन के फेवर में बात करते हैं। वो एक्चुअली कहते हैं कि लॉकडाउन से बड़े मुस्बित असरात आए हैं और इसी तरह का बयानिया जो है वो केपी गवर्नमेंट की जानिब से भी आता है। तो एक तरफ ये राय है, बट वज़ीर आज़म का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जब वो किसी चीज़ का क्रेडिट लेना होता है तो वो कहते हैं मैंने किया है, मेरी हुकूमत ने किया है, लेकिन जब कोई तनकीद करता है तो कहते हैं जी ये सिंध हुकूमत से पूछो, बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछो, मुराद अली शाह से पूछो। तो मैं समझता हूँ ये जो मुतज़ाद बयानिया है इसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है। और इसलिए चीफ मिनिस्टर सिंध ने कोशिश ये की थी कि वज़ीर आज़म के सामने इस बात को रखें कि खान साहब बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आप कौम को लीड करें, आप फैसला करें, क्लैरिटी के साथ करें। आप जो फैसला करेंगे उस फैसले को हम फॉलो करेंगे। हमें खान साहब ने कहा कि सनतों को खोल दो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो हमने उनको कहा कि आप बहैसियत वज़ीर आज़म फैसला करते हैं, हम फैसले को फॉलो करेंगे। हमने SOPs के साथ सनतों को चलने की इजाज़त दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर उन्होंने वही बयानबाजी स्टार्ट की। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल राइटफुली अगर इन्होंने ये बात की है, वो सही सोच रहे हैं कि एक कंसेंसस होना चाहिए, यूनानिमिटी होनी चाहिए पाकिस्तान भर के अंदर कि पॉलिसी है क्या, ताकि एक आम आदमी भी समझ पाए कि उसका वज़ीर आज़म, गवर्नर, वफाकी वज़ीर, सूबाई हुकूमतें क्या काम कर रही हैं। जहाँ पर वो कॉन्ट्रडिक्शन देखेगा, मैं समझता हूँ एक आम आदमी कंफ्यूजन का शिकार होगा और उस कंफ्यूजन से मैं समझता हूँ जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग है वो सही मानों में मुतासिर होती है। तो मैं इस बात को इंडोर्स करूँगा कि एक कंसेंसस ओरिएंटेड पॉलिसी होनी चाहिए और वफाकी हुकूमत चाहे वो इस्लामाबाद तक बेशक महदूद हो, अगर ये बात मैं मान भी लूँ, बट वफाकी हुकूमत बड़े भाई का किरदार है उसका किरदार वफाक में वालिद साहब का है कि वो चारों सूबों को बहैसियत अपने बच्चों के, बहैसियत अपने छोटे भाई के साथ लेकर आगे बढ़े, उनको गाइड करे और जहाँ जहाँ मुश्किलात होती है उनका हाथ थामे। बजाय इसकी मैं समझता हूँ वफाक तनकीद का निशाना बनाए। वफाक को सूबों को सपोर्ट करने की जरूरत है, हाथ थामने की जरूरत है, ताकि हम सब मिलकर एक कंसेंसस। बिल्कुल। अच्छा, मैं इधर हमायूं साहब मुझे ये बताएंगे, वफाक बड़े भाई का किरदार अदा करे या एक बतौर फादर फिगर सामने आए, ये कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो इल्ज़ामात अभी भी आपके वज़ीर-ए-आज़म के बहुत से करीबी लोग ऐसे हैं इस्लामाबाद को या वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे बयान दे देते हैं कई दफ़ा जो बड़े इनसेंसिटिव होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खुद ये कह देना कि ये अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया। अभी लॉकडाउन तो आपने एक स्टेज पर जाकर खुद भी अनाउंस किया, सिंध हुकूमत ने लगाया, अगले दिन पंजाब हुकूमत ने लगाया, एग्जैक्टली सेम टर्म्स पे लगाया। अगर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के ये कह देंगे तो उससे क्या मैसेज जाता है? एक तरफ आप कहते हैं हमने बड़ा ज़बरदस्त, हमारा रिस्पॉन्स ही बड़ा ज़बरदस्त है कोरोना के खिलाफ, लेकिन फिर आप ये कहते हैं अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया। अशराफिया तो फिर कहीं भी हो सकती है ना सर, सिंध हुकूमत के पास तो नहीं बैठी होगी, पंजाब में भी होगी, वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में भी होगी। गुजारिश इस वक्त सुने कि ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है और ये NCC और NCOC इसमें पाकिस्तान के तमाम अदारे और तमाम हुकूमतें बशमूल प्रोविंशियल हुकूमतें इस डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं। 18वीं तरमीम में जो हेल्थ मामलात हैं वो टोटली 100% सूबों के हाथ में हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया से पाकिस्तान का राब्ता है कि इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, इस बीमारी का इलाज कैसे करना है, इस पर अपने मेडिकल इदारों को इक्विप कैसे करना है, अपने मेडिकल वर्कर्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। आप देख रहे हैं कि घंटों के एतबार से पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने लोगों की जान कैसे बचानी है, लोगों को खुराक कैसे पहुँचानी है, उनको खर्चे के पैसे कैसे पहुँचाने हैं, आपने वेजेस कैसे प्रोटेक्ट करनी है इंडस्ट्री की, आपने इनफॉर्मल सेक्टर की वेजेस के लिए क्या करना है, घंटों आपने क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। मैं लाहौर का आपको बता दूं कि जिधर कोरोना का एक केस इदारे में होता है, एक बड़ा एलेबोरेट प्रोटोकॉल हरकत में आता है।
अब मुझे आप जरा बता दीजिए कि जिम्मेवारी है, और आप बड़े भाई का सबूत तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो आपके जिम्मेवारी है सूबों के पास, उसको तो अच्छे अंदाज से पूरा करें प्रोफेशनली। अच्छा, नहीं, बट हमारे साहब आपकी बात इस वक्त तक तो दुरुस्त है, बट ये मैं इसलिए आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म का कह देना, एक तरफ आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म ने वाकई वफाक ने बड़े भाई का किरदार अदा किया है, लेकिन ये बयान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आना कि अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया है, इसकी सादा ज़बान में ट्रांसलेशन या तशरीह आप कर दीजिए। मैं गलत हूँगा मतलब अक्स करने में, कोई और हो सकता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का मतलब क्या है जब वो ये फरमा रहे हैं? तो सारी दुनिया में मुनीर, सारी दुनिया में लोग अपने व्यूज पेश करते हैं। अब अगर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर ये कह रहा हो कि हमें अंडर द राइट गाइडलाइंस और SOPs जो ऑर्डर्स हैं उनको मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए, या कोई और सेक्टर कह रहा हो, दवाइयों का सेक्टर कह रहा हो कि हमें इजाज़त दी जाए, हमें एसेंशियल दवाइयाँ पैदा करनी है या एसेंशियल इक्विपमेंट पैदा करना है, या खाने पीने की जो दुकानें हैं या मंडियाँ हैं, ये एक डिमांड्स एक हुकूमत के पास आती रहती हैं। और अगर एक लफ्ज अशराफिया इस्तेमाल हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई किसी सूबे पे तनकीद की गई है या किसी इदारे पे तनकीद की गई है। ठीक है तलाल साहब, किसी सूबे या इदारे पे तनकीद नहीं हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने डिमांड्स हर तरफ से आ जाती हैं, हुकूमत बड़े भाई का किरदार अदा कर रही है, कोई मसले वाली बात तो है नहीं। अब आप लोग जो शायद लॉकडाउन के हक में हैं, आप लोग कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, शायद फिर आप में से कोई अशराफिया का हिस्सा हो सकता है, वज़ीर-ए-आज़म का किसी सूबे की तरफ तो कम से कम उनका इशारा नहीं था। देखिए मनीब भाई, बात यह है कि मैं दो अल्फाज जो है ना, दो लफ्ज इनकी पूरी कारकर्दगी को डिफाइन करते हैं डे फर्स्ट से, जब से ये कोरोना का काम शुरू हुआ। नंबर 1 कंफ्यूजन और नंबर 2 इनकम्पिटेंसी। कहीं आपको नजर नहीं आएगा, यानी खान साहब के आप बयान देख लें, लॉकडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन अच्छा होता है, नहीं लॉकडाउन बुरा होता है, लॉकडाउन सिंध वालों ने किया बहुत बुरा किया, पंजाब ने किया बहुत ही अच्छा कर दिया। उसके बाद आप ये देखें कि इनका कंफ्यूजन, लॉकडाउन जी बड़ा सख्त होना चाहिए, नहीं जी सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए ना, सारी चीज ये कंफ्यूज नजर आते हैं डे फर्स्ट से। उसके बाद इनकी इनकम्पिटेंसी देख लें, डॉक्टर्स आज के दिन तक रो रहे हैं कि उनके पास किटें पूरी नहीं, वो उसके बाद जो टेस्टिंग किट्स आई हैं वो क्वालिटी की नहीं है, वो अगर आ गई हैं चले टेस्टिंग की टेस्ट मशीनें नहीं है, मशीनें होंगी तो टेस्ट होंगे, अब टेस्ट नहीं हो पा रहे, टेस्ट हो रहे हैं तो उसके बहुत देर बाद हो रहे हैं और बहुत कम तादाद में हो रहे हैं। उसके बाद आप देख लें आगे पैकेज, वो जो पैकेज एक दिया इन्होंने जिसे रिलीफ पैकेज का नाम दिया, उसमें देखें इस कोरोना वबा के दरमियान भी हमने झूठ बोलना कौम से नहीं छोड़ा, अल्लाह की मेहरबानी से हम अपनी जगह पक्के खड़े हैं। ये हुकूमत यानी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जो 4 महीने के थे वो 1 महीने में उन्हें दिए और उसको कह दिया रिलीफ पैकेज है। मुझे ये बताइए, यानी आप अपने झूठ से लेकर कंफ्यूजन तक ये पूरी कारकर्दगी है इनकी। अब अशरफिया जो है ये पता नहीं उन्होंने किसका नाम रखा है, ये नेशनल कंट्रोल एंड कमांड के अदारे का नाम रखा है या पंजाब हुकूमत का नाम अशरफिया है, या क्योंकि 3 सूबों की हुकूमत तो उनके पास है, सिंध एक सूबा है जो कि अपोजिशन के पास है, बाकी तो उन्हीं के पास है। तो बाकी ये कंफ्यूज्ड हैं और ये कंफ्यूजन में इस तरह की बयानबाजी। और उसके बाद आप देख लें फिर वुज़रा रखे हुए हैं, 2 वुज़रा रखे हुए हैं जिनका काम है कि सुबह शहरी के बाद उन्होंने अपोजिशन लीडर को निशाना बनाना है, उसके बाद 2-3 वुज़रा रखे हुए उन्होंने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना है। यानी हम कंसेंसस नहीं कर सके, अपोजिशन पीछे पीछे फिरती रही कि आए हमें ऑन बोर्ड ले लें, असेंबली का इजलास बुला लो, हम वो नहीं कर सके। दुनिया में मुनीब साहब जहां सबसे ज्यादा ये वबा है यूके जैसे, वहां पार्लियामेंट चल रही हैं, अदालतें चल रही हैं, नैब चल रहा है, FIA चल रहा है, नादरा के ऑफिस चल रहे हैं, बाजार चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट बंद है। बात यह है कि अपने आप को अकले कुल समझते हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी आपके सामने, जिनसे पोलियो कंट्रोल्ड था वो कंट्रोल ना हुआ, जिनसे डेंगू कंट्रोल्ड मिला वो अनकंट्रोल हो गया। ये तो वबा अच्छे मुल्कों से कंट्रोल नहीं हुई। तो खान साहब अपने आप को अपने ज़हन पर और अपने आप पर बोझ कम करें, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। अच्छा। उनके बस की बात नहीं है, खुदा के लिए उनकी
ईगो से 22 करोड़ लोगों की जाने क्या कहते हैं छोटी नहीं है, वो अपनी ईगो पे न सवार करें। पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, लोगों को ऑन बोर्ड लें, सूबों को ऑन बोर्ड लें, ठीक और है, उनको साथ लेके चलें। ठीक। अच्छा मायून साहब, मैं एक लास्ट आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। ये अभी बार बार इजलास की बात हो रही है, पार्लियामेंट के इजलास की, रुकावट क्या है सर? बुला लें, सोशल डिस्टेंसिंग तो वहां पर भी हो जाएगी। अच्छा है, एक दूसरे से शायद दूर दूर बैठेंगे तो लड़ाई भी नहीं होगी। देखिए, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि किस सूरत हाल में आजकल वर्चुअल इजलास ज्यादा हो रहे हैं दुनिया में, और इसमें तो बहुत ही अहम एक अंसर है सोशल डिस्टेंसिंग का इस वबा को रोकने के लिए। तो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो हमने सबसे पहले तो उनकी सेहत का ख्याल रखना है। उसके बाद कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। बजट का टाइम भी आ रहा है, तो कोई ना कोई तरीका निकल आएगा उसका। ठीक, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। मैं हमायूं अख्तर खान साहब आपका, मुर्तज़ा वहाब साहब आपका और तलाल चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा कर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब वापस आएंगे, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मौजूद जज साहिबान की तरफ से रिमार्क्स आए, हमने अपने पैनलिस्ट के सामने रखे। यकीनी तौर पर कंसर्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, आपकी मुलाकात एक मरीज़ से करवाएंगे। उनको क्वारंटीन किया गया और वो इस वक्त लाहौर के क्वारंटीन सेंटर में मौजूद हैं। जब से उन्हें क्वारंटीन किया गया है, यानी करंटीना किया गया है, तो उस वक्त से उनके टेस्ट कितने दफ़ा हुए हैं, वहाँ पर मसाइल क्या है, क्या नहीं है, और इलाज किस तरह का हुआ है, और किस तारीख से वो क्वारंटीन हुए हैं। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं, जिनके अंदर वो लोग जो अफेक्टेड हैं कोविड-19 से, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, क्वारंटीन किया जाता है, या अगर उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है तो करंटीना किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर में एक्सपो सेंटर में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, वहाँ से एक पेशेंट मौजूद हैं, मियाँ अब्दुल रशीद साहब। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा रशीद साहब, आप किस दिन से यहाँ पर मौजूद हैं एक्सपो सेंटर के अंदर? कब आप लाए गए थे यहाँ पर? मुझे सर 18 तारीख को लेके आए हैं, पिछले महीने के। अच्छा, 18 अप्रैल को? 18 तारीख से जी, 18 तारीख से हम लोग यहाँ पे हैं और बिल्कुल फिट है। हमें कोई इस टाइम कोई बीमारी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऊपर सुबह वॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और हमारा यहाँ पे ये देखा गया कि एक बंदे का टेस्ट इन्होंने किया है ना जी, तो उसका जो नेगेटिव आया, तो दूसरी दफ़ा पॉजिटिव जो है ना आ गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे साथ नए लोग भी वो शामिल किए जा रहे हैं। अब हमें 18-20 दिन हो गए यहाँ पे। हमारे जो लोग हैं यहाँ पे 1 महीने के, 2 महीने में हो चुके हैं, वो उन गरीबों को अभी इन्होंने निकाला है, वो लोग गए हैं। अभी रात को इन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई 40-45 लोग जो है ना, ये जमात के लोगों को बगैर किसी वजह के इन्होंने भेज दिया है, ठीक है ना, कल शाम को। तो हमारा कहना यह है कि जो लोगों को कोरोना है, ठीक है ना जी, तो उनका प्रॉपर इलाज किया जाए, उनको कोई मेडिसिन दी जाए। मेडिसिन नहीं है तो कम से कम जो 14 दिन के बाद लोग। आप जब यहाँ आए थे, आपका उस वक्त टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया, उसके बाद आपका टेस्ट हुआ, आपको तो काफी दिन हो गए ना? सर मेरे 3 टेस्ट इन्होंने ज़ाया किए हैं, ठीक है जी। जब इनको पता है कि हमारी टीम जो है ना वो इस काबिल नहीं है, टेस्ट नहीं कर सकती, तो यहाँ भेजने का मकसद नहीं है। यहाँ पे उस बंदे को भेजें, स्पेल्ट बंदा हो जो आगे टेस्ट करे, टेस्ट बाहर जाएं, और जो हो के हैं, या वैलिड है या अनवैलिड है, वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम टेस्ट करने वाली टीम तो ठीक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो टेस्ट आया है वो पॉजिटिव इन्होंने हमारा कर दिया है। अब देखो ना, हमें 18 कहते हैं कि 14 दिन के बाद जो कोरोना का असर है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। यहाँ पे हमारे बच्चे हैं वो फिट हैं। देखो हमारी फैमिली को उन्होंने म्यू हॉस्पिटल में भेज दिए हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, यहाँ पे, और आप देखेंगे कि 6-5 साल की छोटी सी बच्ची को यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, नहीं, मुझे यहाँ जो अगर ये बनाया गया था हुकूमत की तरफ से, सहूलियात कैसी हैं? डॉक्टर कितनी दफ़ा दिन में आपको चेक करते हैं? खाने जो मरीजों को खाना दिया जाता है उसकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात है? सर जो खाना है, खाने की तो पोजीशन ये है कि कोई एनजीओ दे रही है, लेकिन खाना कोई इस काबिल नहीं है कि आप अच्छे तरीके से रोजे के महीने में वो खाना खा सकें। चावल आ रहे हैं तो वो आप देखेंगे तो माशाल्लाह, क्योंकि घर में खाना पकाने वाले लोग नहीं करते हैं। हमारा खाना तो घर से आ रहा है, और जो लोग बाहर के बेचारे हैं वो खाना यहाँ पे खा रहे हैं, मजबूरन खा रहे हैं।
और जो डॉक्टर हैं वो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आते हैं, सिर्फ उन्होंने एक राउंड लगाना है और चले जाना है। और यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन गरीबों को तकलीफ है, बीमार है, बुखार है, उनको तकलीफ हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि पेनाडोल है। देखो अब हर मर्ज की दवा जो है ना वो पेनाडोल नहीं है, पेनाडोल के अलावा भी है। नहीं, वो तो खैर देखिए, वो तो खैर डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। हमारा तो मकसद ये है कि वहाँ जो सहूलत दी गई है क्या वो इस काबिल है कि जिस तरह से लोगों को वहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि आपका गिला ये है कि आपके 3 टेस्ट हुए हैं, आप कहते हैं आपके टेस्ट ज़ाया हुए हैं। टोटल तादाद कितनी होगी इस वक्त एक्सपो सेंटर के अंदर जो मरीज है? सर सिर्फ मेरे ज़ाया नहीं हुए, यहाँ पे इतने तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से लोग हैं जिनके ज़ाया हुए हैं। जो बेचारे वो एक जो बाहर से करवाए गए हैं तो वो ठीक आ गए हैं, जो यहाँ से करवाए हैं वो उन्होंने पॉजिटिव कर दिए हैं। अब जब इन्होंने नहीं करवाने तो ये फिर बाहर की जो लेबोरेटरी हैं तो उनको अंदर एंट्री का मकसद बनता नहीं है, ठीक है ना जी। नहीं तो, बट हाँ, मुझे ये बताइए, मैंने आपसे पहले भी पूछा कि इस वक्त यहाँ पर सफाई का क्या निज़ाम है? कम से कम यहाँ पर पेशेंट्स को रखा गया है, क्योंकि जब बना था तो ये बहुत अच्छा बना था। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, उनको कोरोना है, उनको ना नई चादर दी जा रही है, ना नया कंबल दिया जा रहा है, ना नए सराहने दिए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ से गए हैं, बीमार लोग जो ठीक होकर गए हैं, वही उनको सब कुछ मिल रहा है, वही दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने 4-5 दिन पहले भी हमने यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होके हमने अपनी एक आवाज़ उठाई थी, उसके ऊपर वज़ीर आला साहब ने जो है ना एक्शन लिया था। लेकिन उनको जो रिपोर्ट देने वाले लोग थे वो गलत लोग थे, उन्होंने गलत रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे कुछ कतर के लोग हैं, 40 लोग हैं जो हंगामा आराई कर रहे हैं, जो यहाँ पे चाह रहे हैं। कोई ऐसे लोग नहीं थे, हम लोग थे जिन्होंने हमने आवाज़ उठाई है। हमने पहले यहाँ पे इंतजामिया को रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करें, हमारे टेस्ट करें। चलो ठीक है, अभी हमें 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हमारे दोबारा टेस्ट कर लिया करें, हमें पता चले कि हमें है कि नहीं है। क्योंकि ना हम बीमार हैं, ना हमें खांसी है, ना हमें जुकाम है, ना हमें कोई तकलीफ है। देखो इतने बेशुमार लोग हैं जिनको ऐसे रखा हुआ है, उनके बेचारों के घर में बच्चे हैं, परेशान हैं, हम यहाँ पे परेशान हैं, जिनकी फैमिली इन्होंने म्यू हॉस्पिटल में बंद की हुई है। म्यू हॉस्पिटल में ना कोई AC लगा हुआ है, ना उनको खाना अच्छा मिल रहा है, वो बेचारे वहाँ पे चीख रहे हैं, परेशान हैं। बल्कि एक फोटो अभी मैंने आपको जो भेजी है वो जरा दिखाएं इनको कि वहाँ पे औरतें रो रही हैं, चीख रही हैं। देखो कितनी बड़ी ज्यादती है, ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया मियां अब्दुल रशीद साहब। मकसद ये था आपसे बात करने का कि कम से कम जो लोगों को तकालीफ है जो इस क्वारंटीन सेंटर के अंदर है, ये सिर्फ एक सैंपल है। हम कोशिश करेंगे कि और जो क्वारंटीन सेंटर्स मुख्तलिफ अजला के अंदर या इवन दीगर सूबों के अंदर बनाए गए हैं, वहाँ से हम पेशेंट से बात कर सकें, ताकि हुकूमत इस तरफ तवज्जो ज़रूर दे कि जो लोग वहाँ पर मौजूद है, यकीनी तौर पर वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, उनकी दादरसी की जा सके, उनकी जो तकालीफ है उनको दूर किया जा सके। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, वो एक्सपर्ट जो है डॉक्टर्स यानी कि वही इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ट्रीटमेंट भी उन्होंने ही करना है। लेकिन हुकूमत जहाँ तक रिलीफ दे सकती है तकालीफ के अजाले में, वो हुकूमत को देना चाहिए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।